हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान में इतिहास में हमारे अतीत भाग 2 का पहला पाठ 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप ये नक्शा देख रहे हैं। ये नक्शा भारत का है और इसे 1154 में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरिसी के द्वारा दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है ये। तो इसमें आज के नक्शे की अपेक्षा उल्टी स्थिति दिखाई है। यहाँ दक्षिण भारत को नीचे की ओर दिखाया है और समुद्र और श्रीलंका को ऊपर की तरफ दिखाया गया है। सामान्यतः आज के नक्शे में समुद्र नीचे होता है और दक्षिण भारत का हिस्सा उसके ऊपर दिखाया जाता है। तो और इसमें जगहों के नाम सब अरबी में हैं। उसके बाद ये दूसरा नक्शा है जो कि 600 वर्षों बाद एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे, उनके द्वारा बनाया गया। 1720 में देखिए, 18वीं सदी के आरंभ में गुइलाम द लिस्ले के एटलस नोवो के अनुसार ये उपमहाद्वीप, तो इसमें जैसे हम आज भारत का नक्शा देखते हैं उस तरह से दिखाया गया है और ये हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। तो इसके जो तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे हैं उस समय में भी बहुत अच्छे ढंग से दिखाए गए थे और जो यूरोप के नाविक और व्यापारी थे वो अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। लेकिन दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया है। तो जब इतिहासकार बीते युगों के दस्तावेज़ों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब नई और पुरानी शब्दावली, तो समय के साथ जो शब्द हैं और अर्थ, उनके अर्थ बदलते जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान शब्द है, तो 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, जबकि हम हिंदुस्तान शब्द को पूरे भारत के अर्थ में लेते हैं। लेकिन उन्होंने दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हिस्सों को ही उसका हिस्सा माना हिंदुस्तान का। तो इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। और इसी तरह 14वीं सदी में जो अमीर खुसरो थे वो भी हिंद का प्रयोग ऐसे ही करते थे। आज भारत को तो एक भौगोलिक और पूरे सांस्कृतिक महत्व के रूप में जाना जाता है, लेकिन हिंदुस्तान शब्द के वे अर्थ नहीं थे जो आज हम जोड़ते हैं। आज हम हिंदुस्तान शब्द से पूरे देश का एक विचार हमारे मन में आता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अब जैसे विदेशी है शब्द, तो आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। लेकिन मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान, चाहे वो अलग अलग धर्म के हों, जाति के हों, एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार यानी जो इतिहास के बारे में बताते हैं या इतिहास की जानकारी रखते हैं, और उनको कहाँ से पता लगता है। तो इतिहासकार जो हैं वो अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। तो उसके लिए वो सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला, लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी अलग भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे और कागज़ सस्ता हो गया तो बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर, पांडुलिपियाँ
एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। तो इतिहासकारों को इनसे बहुत सारी जानकारी मिलती थी। तो उन दिनों छापे खाने नहीं थे, इसलिए जो लिपिक होते थे, क्लर्क और नकल नवीस, जो नकल करने वाले होते थे, वो हाथ से ही पांडुलिपियों की नकल बनाते थे, प्रतिकृति। लेकिन किसी की लिखावट ख़राब होने से क्या होता था, उनको अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि वो क्या लिखा गया होगा। तो लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर क्या होते थे, आ जाते थे उनमें। ये अभिलेखागार है, ये चित्र है, ये नकल कर रहे हैं किसी पुस्तक की या किसी पांडुलिपि की नकल कर रहे हैं, और पांडुलिपि की नकल करने वाले का ही एक चित्र ये बनाया गया है इसमें। तो पांडुलिपि की नकल बनाने में यही होता था, छोटे मोटे फेरबदल हो जाते थे, कहीं शब्द के कहीं वाक्य के, और हमेशा नकल जो थी वो बनती रहती थी। तो एक ही जो असली ग्रंथ होता था, मूल ग्रंथ होता था, उसकी अलग अलग नकल बहुत ही हो गई। तो गंभीर समस्या ये हो गई कि आज हमको लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। तो इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कि लेखक ने वास्तव में क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक खुद भी जो उनकी असली पुस्तक होती थी उसमें संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत, अपना जो पूरा लिखा, उन्होंने पहली बार 1356 में और उसके बाद 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहले वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, वो पुस्तकालयों में कहीं दबा पड़ा था। अब है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो 700 और 1750 के बीच के जो 1000 वर्षों का अध्ययन है, वो इतिहासकारों के लिए बहुत चुनौती है। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। सबसे पहले तो नई प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियार, आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल। इसी तरह नया खान पान आया, आलू, मक्का, मिर्चाई और कॉफ़ी। इसी तरह से नई नई जो प्रौद्योगिकियाँ आई और फसलें आई, तो उनके साथ नए विचार भी आए, और ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का भी काल रहा। तो इस युग में लोग एक जगह से दूसरी जगह भी आने जाने लगे थे, झुंड में यात्राएं करते, और इस काल में जिन समुदायों का ये रहट है पानी खींचने के लिए चित्र दिया हुआ है, महत्व बड़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा के पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत क्षत्रि के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ण ही नहीं, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे, और राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने उठाया। तो इस पूरे काल में जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ रहा था, और परिवर्तन बहुत तेज़ी से पूरे तौर पे हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासी जो थे मजबूर होकर अपना जगह छोड़ गए, और कुछ वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, और बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, और स्थानीय जो मालिक थे उनकी बेगार करनी पड़ती थी। बेगार यानी कि बिना मजदूरी लिए काम करना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसानों के जो आर्थिक और सामाजिक अंतर थे वो बढ़ने लगे। कुछ के पास उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग जानवर पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी करते थे, और जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे यानी पक्के नहीं थे, तो ये बदलते रहते हैं सत्ता, प्रभाव और संसाधनों की वजह से। किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था, किसी अन्य क्षेत्र में कोई और।
अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाजों का भी पालन करना होता था। इसके अलावा कई गाँव में मुखिया होते थे। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति यानी कि उनका गुणगान किया गया था। विशाल साम्राज्य का शासक बनना बताया गया, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे भाग जाते थे। तो इस तरह से नक्शा दिखाया है मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अवसर की ममालिक अल अमसर के अनुसार ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो ये प्रांत यहाँ नंबर दिए हैं नक्शे में, और नक्शे जो नंबर है उनके आगे कौन से क्षेत्र हैं ये बताया गया है। तो आप इसको बताइए कि ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि विजय अभियान के जो दावे थे वो बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कहे गए, और क्यों लोग अपने अधिकार का उल्लेख करते रहते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि देश के हर क्षेत्र की एक भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, मौबारी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी। अमीर खुसरो ने बताया कि इन भाषाओं के विपरीत भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है और जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। तो 700 तक कई क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी कि इतने क्षेत्र तक के लोगों की ये भाषा है, ये संस्कृति है, और ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए। इनके बीच काफ़ी टकराहट चलती रहती थी। चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन जो वर्षों से सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था, और राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। तो इससे हमका पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न है और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। तो चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। तो पुराने धर्म तो चले थे, नए धर्म में नई नई बातों का समावेश होने लगा था। तो हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता, ये सब होने लग गए थे। तो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था, और इनके संरक्षक थे नए नए बने राजा शासक, जो स्वयं प्रतिष्ठा चाहते थे, अपना आदर चाहते थे, और इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। तो इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की जाती थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। यही वो युग था कि इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत के पहले 7वीं सदी में व्यापारिक और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे और केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, और जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वो कहीं का भी किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों तथा उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की बात ही इस्लाम के अनुयायी भी अपने अपने धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ
शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकारते थे। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। तो ऐसी धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। वो देखते हैं कि उनके देखने का नज़रिया है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा, कितना वो नहीं बदले और कितना परिवर्तन आया। तो इस तरह से वो यदि उसको कालों में बांट दें तो उनका समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज़ इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी, क्योंकि बदलाव तो आया था। तो इस काले विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकारते हैं और अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो आर्थिक और सामाजिक कारकों पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते थे। तो पिछले साल जो इतिहास पढ़ा वो प्राचीन काल का था। इस समय जो होगा वो मध्यकालीन इतिहास होगा। तो इसमें कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो 3000 वर्षों के दौरान इस महाद्वीप में समाज में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई, इतनी संपन्न हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। तो इस को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान दें और अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी ये देखें कि और भी क्या कुछ बदला या वैसा ही रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और इसका अध्ययन करें।